दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लेकर के आए हैं एनटीपीसी का पार्ट नंबर 190 और इससे पहले हम बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं। जितने भी एनटीपीसी में पिछले साल पूछे गए थे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर, उन सभी का हमने सॉल्यूशन करवा दिया है और बचे हुए क्वेश्चंस को अभी भी हम करवा रहे हैं। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी एनटीपीसी पिछला पेपर के नाम से, वहाँ से आप सारे पार्ट्स को देख सकते हैं और सभी पार्ट्स को हमने सीरियल वाइज लगा लिया है। इसमें दोस्तों हम मैथ्स और रीजनिंग को कवर करेंगे, क्योंकि आप लोग क्वेरी रहती थी कि सर मैथ्स रीजनिंग की भी करवाते जाइए, तो हम इसमें मैथ्स और रीजनिंग को कवर करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस एनटीपीसी में पूछे गए थे तो उन सभी का हम सोल्यूशन आज देखेंगे। साथियों, चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रिक से सॉल्व कराएंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऑप्शन देखकर सॉल्व करने वाला है तो ऑप्शन से भी बताएंगे कैसे कम से कम समय में हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ये भी हम साथ में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखो आज का पहला है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 540 मीटर स्क्वायर है। यदि इसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयां 30 मीटर और 24 मीटर हैं तो उनकी बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखो समलंब चतुर्भुज कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कि एक लाइन होती है और दूसरी लाइन इससे थोड़ा सा बड़ी कर देता हूँ मैं। इस टाइप से कुछ समलंब चतुर्भुज होता है, मतलब दो लाइन पैरेलल्स होती हैं, ये वाली और इसके ये वाली लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, इस टाइप से। अब देखो एक जो छोटी वाली भुजा उसकी लंबाई दे के रखा है 24 मानता हूँ, क्योंकि बड़ी वाली होगी तो ये 30 होगी जो कि नीचे वाली होगी। ये हो गई इनकी लंबाइयाँ और इसका पूरा एरिया दे के रखा है 540। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए पेपर में आप ये सब मत करना, कहाँ से करना है बताऊंगा। तो 540 इसका एरिया है। हमें दूरी बतानी, दूरी मतलब ये लाइन और ये लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या है ये ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है एग्जाम हॉल में। फॉर्मूला लिख देता हूँ, एरिया इजकल टू 1/2 ए प्लस बी। और ए प्लस बी क्या है, ये इनकी दोनों लंबाइयां हैं, ये जो देख रखा है आगे। ठीक है, और ए प्लस बी इंटू एच। एच को आप डी यानी कि डिस्टेंस भी मान सकते हो, एच भी मान सकते हो, हाइट भी। तो देखो एरिया देख रखा है 540, तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ 540 बराबर में 1/2 और ब्रैकेट में देखो ए प्लस बी लिखा था तो मैं डायरेक्ट इंटू करके ए प्लस बी जोड़ देता हूँ। 30 और 24, अगर कंफ्यूजन है तो चलो मैं लिख देता हूँ 30 प्लस का 24, लेकिन पेपर में आप डायरेक्ट जोड़ के करना तो टाइम बचेगा। और एच, एच कितना दिया है ये हमें निकालना है, तो एच को आप यही रहने दो। अब देखो 540 से ये जीरो नहीं, यहाँ पर 2 कर लो क्योंकि 1/2 होता है। इसको यहाँ गुणा कराएंगे, चलो अभी रहने दो, गुणा मत कराओ। 540 गुणे में 2 और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 54, तो लिखेंगे नीचे 54 बराबर में बचेगा एच। 54 से 54 कट गया तो यहाँ कितना बचेगा 10 गुणे में 2, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 10 गुणे में 2 बराबर में 20 मीटर। तो 20 मीटर ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो एग्जाम हॉल में आप कैसे करोगे, डायरेक्ट जो लंबाइयां दिया है उनको जोड़ देना है और इसके बाद जो क्षेत्रफल दिया उसमें 2 का गुणा, जैसे क्षेत्रफल गुणे में 2 और दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा 30 गुणे में 24। बस इतना करना है आपको, एग्जाम हॉल में आंसर आपका जा जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल को दोगुना कर दो और इन दोनों को जोड़कर डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। अगला है, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 11,025 मीटर स्क्वायर है। इस भूखंड के चारों ओर 85 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगाने की लागत ज्ञात करिए। यानी कि 1 मीटर की जो कॉस्ट आती है वो 85 रुपए आती है। कहना ये चाहता है दोस्तों कि एक वर्गाकार कोई भूखंड है इस प्रकार से, उसका एरिया दे के रखा है 11,025 यानी कि 11,025। अब कह रहा है अगर हम यहाँ पर चारों तरफ इसमें बाउंड्री कराते हैं, तार बांधते हैं, तो तार की कुल कीमत कितनी होगी, कुल खर्च कितना आएगा ये बताना है। तो हम ये तभी पता कर पाएंगे जब हमें ये पूरी लंबाई पता हो। और ये पूरी लंबाई हमें कब पता हो पाएगी, जब हमें इसकी एक भुजा पता हो। क्यों, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये मान लो 5 मीटर आ जाएगा तो 5 5 सारे हो जाएंगे, 5 रियल में नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो बराबर बराबर हो जाएंगे। तो हम 4 गुणे भुजा कर देंगे और इंटू में ये, तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो अगर हमें भुजा को x मानता हूँ इसको निकालना है, तो क्योंकि होता है क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर में कितना है 11,025 दिया है। तो x की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 110 25 अंडर रूट लग जाएगा। और ये अंडर रूट अगर आप निकालोगे तो ये होता है 105 का, तो x की वैल्यू 105, यानी कि जो हमारा ये होगा वर्ग उसका प्रत्येक साइड हो जाएगी कितनी दोस्तों, ये हो जाएगी 105 और 105 की। तो हमें टोटल निकालना है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो हम कहेंगे 105 को 4 बार में गुणा करा दो।
ठीक है। और ये तो हो जाएगा उसका जितना भी आएगा यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री की जो लंबाई है टोटल। अब इतने रुपए खर्च आता है 1 मीटर का, तो इतने मीटर कितना आएगा 50 से गुणा करा दो। तो जो भी आसान लगे आप इससे कर सकते हो। तो देखो इसको करता हूँ 4 पंचे 20, यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 420। तो ये हो जाएगा 420 420 और इक्वल में आ जाएगा 85। अब इससे आप मल्टीप्लाई करा लो, तो एक एक कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 0 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, एक आ जाएगा 21। गुणे में यहाँ देखो 8 0 0, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, एक 33 हो जाएगा 33। तो देख लो इसको 0 0 7 5 और ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 35,700 आएगा दोस्तों। 35,700 रुपए आएगी इसकी जो कीमत होगी, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे वाले में दिया गया है। अगला है, दिए गए कथन पर विचार कीजिए और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। तो कथन हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि कथन से हमारा पूरा आंसर आता है। कथन करा है कि एक्स वाई से कहता है, कोई एक्स नाम का व्यक्ति होगा, वो वाई से क्या बोलता है कि यदि आपको अपनी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करना है, यानी कि आप अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको समाचार पत्र ए में विज्ञापन देना चाहिए। यानी कि भाई अगर बढ़ाना है आपको, तो समाचार जो पत्र ए नाम का है उस पे आप विज्ञापन दे दो, एडवर्टाइज दे दो, तो आपकी कंपनी की जो बिक्री है वो बढ़ जाएगी। ऐसा कहता है एक्स वाई से। अब हम धारणा क्या लगा सकते हैं। पहला कह रहा है समाचार पत्र ए अन्य समाचार पत्रों की तुलना में अधिक व्यापक तौर पर प्रचलन में है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये क्योंकि यहाँ पर ए का सुझाव तभी तो दिया उसने कि अगर आप ए में दे रहे हो तो इस वजह से आप फेमस हो जाओगे। भाई ये प्रकाशन होगा, अच्छा लोग पढ़ रहे होंगे, उसको ज़्यादा फेमस होगा, इसी वजह से कह रहा है कि ए वाले पे आप छपवा दो अपनी खबर। तो ये बात सही है, प्रचलन में है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है वाई की कंपनी की बिक्री कम है। तो देखो एक हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल कम है। क्यों? क्योंकि वाई के लिए सुझाव तभी तो दे रहा है कि यदि आपको अपनी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करना है तो आपको समाचार पत्र में विज्ञापन देना होगा। तो यही तो कह रहा है। अगर मान लो मैं ये कहूँ कि अगर आप एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको इतने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, इसका मतलब है कि आप अभी इतने घंटे नहीं कर रहे हो, यानी कि अभी आप सिलेक्ट नहीं हो एनटीपीसी में, इसलिए आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो। कोई ये थोड़ी कहेगा आप एनटीपीसी में सिलेक्टेड है फिर कहेगा कोई एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना है तो ये बुक पढ़ो, नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गए। तो यहाँ पर वाई की कंपनी की बिक्री कम है इसीलिए बोल रहा है, ठीक है। अगर इसकी बिक्री ऑलरेडी बढ़ी होती तो ये बोलता क्या कि समाचार पत्र में अपनी बिक्री करा दो, नहीं बोलता ना। जैसे मान लो आप एनटीपीसी में सिलेक्ट हो गए तो कोई ये बोलेगा क्या कि एनटीपीसी में सिलेक्शन ले लो, तुम तैयारी करो, मेहनत करो, आप तो सिलेक्टेड हो ऑलरेडी। तो जब फेमस होगी तो नहीं बोलेगा। तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है इसमें दोनों ही सही है। तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो इसमें दोस्तों ये दिया था ना तो धाड़ा फर्स्ट ना ही धाड़ा सेकंड नहीं था, जो कि मेरे हिसाब से गलत लग रहा है। अच्छा आप लोग बताओ कि क्या सही होना चाहिए था आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो पहला सही होना चाहिए था, आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए था ये बताना है आपको। अगला है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 5% वार्षिक और तीसरे वर्ष के लिए 6% वार्षिक है तो 25,000 की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। चलिए भाई देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 25,000 रुपए थे हमारे पास, तो ये लिखेंगे 25,000। अब कह रहा है 4% वार्षिक है, तो 4% को हम लिख सकते हैं 4/100 हो जाएगा। अब गुणे में 5% अगले साल होता है तो 5%, इसको दोस्तों मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बढ़ा करके, क्योंकि हमें 2 बार फिर करना पड़ेगा। देखो 4% बढ़ गया था, जैसे 4% को 4/100 लिख सकते हैं। 100 में से 4 रुपए बढ़ गया तो कितना हो गया होगा 104 और नीचे 100 रुपए। तो मैं ऐसे डायरेक्ट एक साथ लिखता जाता हूँ। तो ये हो जाएगा 104 और बटे में आ जाएगा 100 गुणे में। अब देखो 5% है तो 5% 5/100 लिखोगे तो ये हो जाएगा 105/100 गुणे में। यहाँ देखो 6%, तो 6 मतलब 106/100 हो जाएगा। इसको अगर आप काटना चाहोगे तो आप काट सकते हो। देखो 3 जीरो से, ये 2 जीरो ये गए, 1 जीरो ये गया। फिर काटेंगे इसको 5 से, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, फिर 5 दूनी 10, ये 2 बच रहा है तो इसको भी काट दो। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। मैं इसको लिख देता हूँ दोबारा से, नहीं हौच पौच हो जाएगा। 25 गुणे में 52 और गुणे में 21 गुणे में 106 और नीचे क्या बचा था दोस्तों, ये 100 बचा था, तो इसको 100 लिख दीजिए। अगले देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे का यहाँ से यहाँ तक का, तो 25 दूनी 50 और 25 पंचे 125, तो ये हो जाएगा 130। तो देखो नीचे 0 0 थे, अभी ये बचा है इतना, तो 0 0 थे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 13 आएगा। इसका मतलब अगला आ जाएगा 13 गुणे में 21 गुणे में
13,106। अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं 13,106, तो 13×6 = 78 हो जाएगा, तो मैं लिखता हूँ 78 और यहाँ पर 13 कम और गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 21। ठीक है, मल्टीप्लाई करा लीजिए तो ये टोटल आ जाएगा दोस्तों 28,938 आ जाएगा, 28,938। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करा लेना। अब देखो ये टोटल जो आया है ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट सहित से आया, हमारा टोटल अमाउंट है 25,000, इसमें हमारी राशि थी तो हमें केवल ब्याज बताना है, तो बस इसमें राशि हटा दो। तो 28,000 में से 25,000 में से देखो 28,000 टोटल मान लो इसको, 28,000 में से 25,000 हटा दो तो कितना हो जाएगा 3,000 और 938 ये जोड़ दो तो 938 हो जाएगा, यानी कि 3938 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे वाले में दिया गया है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि पी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्यू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि अगर इसे भाग देंगे तो 0 से इस बचेगा, पूरी तरह से कट जाएगा, तो p और q का मान ज्ञात करिए। देखो दोस्तों इसकी आप एक ट्रिक समझो, अगर यहाँ भाग दिया जा रहा है x माइनस 1 से तो इसका मतलब कुछ शेष नहीं बच रहा, मतलब बराबर 0 होगा, तो x इक्वल टू 1 आएगा, तो जहां जहां x है वहां पर हम 1 रखेंगे। और इसका देखो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, यानी कि x की जगह में हम अगर 1 रखेंगे तो भी पूरी तरह से भाग चला जाएगा और -1 रखेंगे तो भी पूरी तरह से भाग चला जाएगा। ये बात क्लियर है। अब हमें ये याद रखना है कि x जगह में हम 1 रख के देखते हैं, आगे देखते और साथ ही p और q को लेके चलते हैं। तो मान लेता हूं मैं कि पहला वाला सही होगा, तो p की जगह में 1 रखेंगे, q की जगह में 2 और x की जगह में 1 रखेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो देखो p लिखा हुआ है, तो यानी कि 1 इंटू में 1, कुछ भी करोगे तो 1 1 रहेगा, तो हमेशा 1 ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको शॉर्टकट के 1 रखता हूँ। प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, माइनस का 2 और देखो x है तो x इंटू 1, तो इंटू 1 मतलब मैं हटा देता हूँ 2 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये हम 2 लेके चलते हैं तो माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर में 0 आना चाहिए। तो देखो 1 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, लेकिन -2 बचेगा, जबकि बचना तो 0 चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। अब इस ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो p की जगह में हमें 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे में और एक्स क्यूब मतलब 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा हमेशा, प्लस 1 1 एक्स स्क्वायर का मतलब 1 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस का 2 एक्स फिर 1 रखना है तो यही रहेगा, और माइनस का क्यू और क्यू की जगह में 1 रखना है तो माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर 0 आना चाहिए। तो 2 इंटू 1 तो 2 प्लस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 1, तो देखो 2 1 3 होता है और माइनस का 2 1 3 होता है, 3 0, तो 3 में से 3 गया तो 0 ही बचेगा और 0 ही बचना चाहिए था। तो बस ऑप्शन हमारा यहीं से हो जाएगा, केवल दूसरा ही वाला चेक करके। और समझ में आ गया होगा, और जिसको नहीं आया है समझ में तो एक काम कर लो आप लोग, देखो मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी है, तो एक जगह पे आप 1 रखना और एक बार एक जगह में आप x माइनस 1 रख देना, तो p का एक समीकरण बन जाएगा, p और q का एक समीकरण मान लेना, फिर दूसरा पी क्यू का बनेगा, तो दूसरे समीकरण 1 और 2 को दोनों को सॉल्व कर लेना, तो p की और q की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से भी आप कर सकते हो ऐसे। ठीक है, करना, अगर कोई डाउट है तो आप बताना, अगली वीडियो में इसको मैं समझा दूंगा। 6 44 9 42 डैश 40, तो डैश की जगह पे क्या आएगा हमें ये बताना है। तो देखो इसका पैटर्न समझते हैं। तो देखो यहाँ पर छोटे छोटे लेटर माफ कीजिएगा, छोटे छोटे अंक आ रहे हैं, यानी कम वैल्यू दी है, और यहाँ पर भी, और यहाँ देखो एक एक गैप करके ये और ये बड़ी वैल्यू दी है, तो इनको हम देखते हैं कि इनके बीच का संबंध क्या है। तो देखो पहले लिखा था 6, फिर आ गया 3 जोड़ दिया तो 9 आ गया, 9 में से 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12, मतलब मान के चलते कि यहाँ 12 आना चाहिए। आगे देखो 44, 2 कम किया तो 42, फिर 2 कम किया तो 40, इसका मतलब हम 2 2 कम कर रहे हैं बड़े वाले अंकों में और छोटे वाले अंकों में 3 3 जोड़ रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो अगर हम 3 जोड़ेंगे, 9 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा, तो 12 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर पहले वाले में लिखा गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का योग ज्ञात करिए। तो देखो हमें माध्यिका भी बतानी है और बहुलक भी बताना है। तो सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था कि जितने भी अंक दिए हों सभी को पहले आरोही क्रम में आप लगा लो। तो सबसे छोटा नंबर इनमें से क्या है, तो आप कहोगे इसमें 16 सबसे छोटा है, नीचे कर दो ताकि पता चले हम इसको लिख चुके हैं। इसके बाद इससे बड़ा कौन है, 18 है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 18। 18 के बाद ये हो जाएगा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। 20 के बाद देखो बाकी भी फिर आ जाएगा, यहाँ पर देखो 25 और 25 2 बार लिखा है तो दोनों बार लिख लो,
एक 25 ये है और दूसरा वाला 25 यहाँ पर, इसको पॉइंट नहीं समझना, कॉमा है, ठीक है। तो 25 ये दोनों हो गए। अब बचा हमारे पास क्या, 28, 38 और 35। तो हम लिखेंगे 28, फिर आएगा यहाँ पर 35 और 38, ठीक है। तो सारे टर्म चेक कर लो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये पूरे पूरे टर्म्स है। बस इतना अगर लिख लिया तो आंसर आ गया। माध्यिका के लिए हमेशा क्या करना होता है, मध्य का निकालना होता है। तो मान लो कि मैं 3 यहाँ से हटा देता हूँ, 3 यहाँ से हटा देता हूँ, तो कितने अंक बचे बीच में, 2 बराबर ही तो बचे। अगर एक एक बचते या ज़्यादा बचते तो हम 4 4 हटाते, ऐसे बराबर हटाना है, जितने आप आगे से हटाओगे उतने ही पीछे से। अगर आप कहोगे सर 4 4 नहीं हटा सकते क्या, तो देखो 4 4 अगर हटाओगे तो 4 यहाँ से हटा दिए, 4 यहाँ से हटा दिए, तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। तो कैसे पता कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसका मतलब ये होना चाहिए 25 25 होता है 50, तो 50 का आधा अगर आप कर दोगे ना, वही आंसर आ जाएगा। तो 25 आएगा, मतलब माध्यिका होती है। अगर यहाँ पर केवल एक अंक बचता, यानी कि 25 बचता, तो हम 25 आंसर हो जाता, 25 माध्यिका हो जाती। लेकिन 2 अंक बच रहे हैं तो दोनों को जोड़ के आप आधा करोगे, तो इसलिए हमें पता चल गया है कि जो माध्यिका है हमारी वो कितनी है, ये हो जाएगी 25, ठीक है। अब बहुलक, बहुलक का मतलब जो डबल बार आया है, तो देखो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो 16 तो कहीं और है नहीं, सिर्फ 25 25 2 बार आया है, बाकी सारे लेटर अलग अलग ही हैं, सारी अंक जो हैं वो एक ही बार आए हैं। तो 25 25 का मतलब बहुलक ही है 25, तो बस 25 आ जाएगा हमारा बहुलक। तो बटे में प्लस कर दो बहुलक, क्योंकि माध्यिका प्लस बहुलक, तो माध्यिका 25 और बहुलक 25, तो 25 और 25 कितना होता है, 50 होता है। तो बस यही आंसर हमारा आ जाएगा 50, करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। मनुष्य, पिता और आदमी, इनके बीच में हमें संबंध बताना है, कौन सा होगा। तो देखो बड़े वाले को देखो, सबसे बड़ा वाला ये वाला जो गोला है, ये हो गया मान लो कि मनुष्य, और मनुष्य के अंदर आदमी, बात वही है। तो ये छोटा वाला जो सर्कल है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ये दूसरा वाला जो सर्कल आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक वाला, ये हो जाएगा, मान के चलता हूँ कि ये हो जाएगा आदमी, मनुष्य। एक हो गया आदमी, एक हो गया मनुष्य, मनुष्य बड़ा वाला, आदमी छोटा वाला। अब जितने भी मनुष्य आदमी होते हैं, पिता ही तो होते हैं। इसका मतलब हो जाएगा सबसे छोटा जो बनेगा ये वाला, ये बन जाएगा यहाँ पर पिता बन जाएगा ये वाला, ठीक है। तो जितने भी मनुष्य होते हैं, या मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, देखो पहले होता है पिता, ठीक है। सारे पिता किसके अंदर आते हैं, मनुष्य के अंदर आते हैं। मनुष्य आदमी, ठीक है, या आदमी को पहले कर लो, आदमी मनुष्य, ऐसे करके बनेगा, यानी कि सब सर्कल एक ही में आ रहे हैं। तो बस कौन से ऑप्शन में दिया है, पहले ऑप्शन में है, और पहला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन है 1/16, 1/4 और 1 डैश, तो आगे बताना है। यहाँ पर 16 आया है, तो फिर आगे क्या आएगा, जरा आप ध्यान दो। 1/16 से 1/4 कैसे हुआ होगा, तो देखो 1/16 है और ये 1/4 है, फिर यहाँ पर 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 का गुणा करा देता हूँ, यहाँ भी 4 का गुणा और यहाँ भी 4 का गुणा, तो देखो 4 चौक 16, तो 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 अगला वाला आ गया। अब 1/4 में से अगर 4 का गुणा कराओगे तो ये कट गया, 1 आ जाएगा, देखो 1 आ रहा है। इसका मतलब हर एक नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब 1 आया है, तो 1 में से 4 का गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर 4 आना चाहिए। अब अगेन देखो 4 का मल्टीप्लाई हम 4 से करवाएंगे तो कितना आएगा, 16। देखो 16 लिखा है, ये बात क्लियर हो गई कि हम 4 4 का मल्टीप्लाई सब में करवा रहे हैं। तो 1 का गुणा भी 4 में करवाएंगे तो 1 चौक के 4 आएगा। तो ऑप्शन भी हमारा सी, यानी कि चौथा वाला करेक्ट आंसर, माफ कीजिएगा तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 4 लिखा हुआ। क्वेश्चन दिया है, एक लड़के को 495 को 36 से गुणा करना था। मतलब उसको क्वेश्चन दिया गया होगा कि 495 को 36 से गुणा करो। तो हुआ क्या, परंतु प्रश्न में दिए गए अंकों में से एक अंक को गलत तरीके से पढ़ने का उसका उत्तर 16,740 आया। उसने किस अंक को गलत तरीके से पढ़ा। तो देखो इसकी शानदार ट्रिक बताता हूँ। ऑप्शन को उठाओ, सबसे पहले किस अंक को गलत पढ़ा ये बताना है। 7 को गलत पढ़ा क्या, तो इनमें से देखो 36 और 495 कहीं 7 है, नहीं है ना। इसका मतलब 8 को क्या गलत पढ़ा, तो कहीं 8 है क्या इसमें, नहीं है। अगला देखो 2 2 दिया है क्या कहीं पर, नहीं दिया है भाई। 4 9 5 दिया है और ये दिया नहीं है, तो ये गलत। ऑप्शन हमारे पास केवल 9 है, हो सकता है, तो बस 9 ही सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला करेक्ट आंसर। लेकिन आप कहोगे कि सर हो सकता है हमारा दिमाग ये ना काम करे, तो हम कैसे करेंगे, तो बताता हूँ आपको। 16,740 आंसर है। तो देखो यहाँ पर 16,740 लिख दो, 16,740। अब क्या हुआ कि गुणा कराया गया था। अब हमें पुनः अगर ये नंबर पाना है तो 36 से भाग देंगे,
क्योंकि हमने गुणा ऑलरेडी 36 का करा रखा है ना, तो इससे 36 बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड ही तो करेंगे 36 से। 6 से तो 6 रंग 36 हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 4 हो जाएगा, तो 6 सते 42 बचेगा 5, 6 नाम 54 और 0, और यहाँ पर आ जाएगा 6, 6 से फिर काटेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 3 बचेगा, 6 रंग 36 और 3 6 पंच 30, यानी कि 465 बचेगा। और यहाँ पर क्या लिखा था 495, ये वैल्यू थी, और आ कितना रहा है 465। तो आप देखो 4 और 4 ये मैच कर रहे हैं दोनों, ये इससे और ये इससे, बस चेंज क्या हुआ है 9 की जगह पे 6 हो गया है। तो यही डाउट रहा होगा उसको, गलत उसने पढ़ा क्या होगा, 9 की जगह पे उसने 6 पढ़ लिया होगा। तो कौन सा अंक गलत पढ़ा 9, तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर इसका तीसरा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अन्य तीनों से असंगत संख्या युग्म का चयन करिए, यानी कि ऐसी संख्या बतानी है जो इनमें से बिल्कुल से अलग है, मैच नहीं कर रही है। तो देखो 5:14 लिखा है, 14 28 लिखा है, 21 46 लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखो एकदम से ऑड दिया गया है, 0:6 दिया है, यानी कि 0:6 दिया है, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आपने कभी भी रेशियो में 0 नहीं पढ़ा होगा। हाँ, इसके साथ हो सकता है 10 दिया हो, 50 दिया हो, 60 दिया हो, लेकिन अकेला कभी 0:6 कुछ नहीं दिया होगा। अगर 0 है तो गलत है, ये कभी वैल्यू मान नहीं होती। तो बस यही सही उत्तर हो जाएगा, हमारा पहला ही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2/6 की पावर -3 इंटू 2/7 की पावर -5 इक्वल टू 2/7 की पावर -3m + 1 में m का मान ज्ञात करिए। तो देखो इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर बेस सेम है, यानी कि 2/7 2/7 सब में है। बेस क्या होता है, जैसे 5 की पावर लिखा हो कहीं पर 3, तो इसका मतलब जिसमें लगा होता है नंबर ये होता है बेस, और जो ऊपर घात होती है वही हमारी पावर, समझ जाओ। तो ऊपर वाला जो अंक होगा वो पावर होता है, और जिस पर लगा होता है पावर उसी को हम बोलते हैं बेस, यानी कि आधार बोलते हैं। अब देखो इसके लिए क्या तरीका होता है, अगर सेम है देखो हर जगह, तो हम पावर और पावर को ऐड कर लेंगे केवल। तो -3 लिखा है और ये पावर -8 है, इक्वल में यहाँ से भी बेस हटा देंगे तो बचेगा -3m और +1 बचेगा। तो देखो 3 और 5 दोनों क्या हो जाएगा 8, लेकिन माइनस के हैं तो माइनस लिख दो, इक्वल टू -3m +1। अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है तो 3m को इधर ले आओ आप, तो क्या हो जाएगा 3m माइनस का था तो यहाँ हो जाएगा +3m इक्वल टू 1, ये 1 है यहाँ पर, 1 प्लस और -8 था तो +8 हो जाएगा। तो 3m इक्वल टू 9 और m की वैल्यू हो जाएगी 9/3। तो अगर डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 3 जा, यानी कि m की वैल्यू आ जाएगी 3। तो 3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर पहले ही हमारा दिया गया है, यही करेक्ट आंसर हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शतरंज प्रतियोगिता में 125 खिलाड़ी भाग लेते हैं। खेल नॉकआउट आधार पर खेला जाएगा। पूरी प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे। देखो दोस्तों, हमेशा जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, नॉकआउट खेला जाता है, कुल खिलाड़ी इतने हैं, तो जितने भी खिलाड़ी हों उसमें से आप एक कम कर देना, वही आंसर आ जाएगा। तो 124 हो जाएगा। तो 124 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला ही है, तो बस यही सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग बताइए कि अगर कुल खिलाड़ियों की संख्या 130 है, यानी कि 130 है, तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। पूरी प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे, आपको ये बताना है कब, जब खिलाड़ी 130 हो जाते हैं। पहला है, हर्ष अजीत का पुत्र है, विनीता अजीत की पत्नी है, अजय हर्ष का भाई है और नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। तो विनीता का नेहा से क्या संबंध है ये बताना है। तो देखो दोस्तों, हर्ष अजीत का पुत्र है, तो इसका मतलब है कि जो हर्ष है, एक हर्ष मान लो, और अजीत का पुत्र है तो अजीत इसका मतलब पिता होगा, तो अजीत को मैं ए लिख देता हूँ। आगे कह रहा है अजीत का पुत्र कौन है, हर्ष। विनीता जो है अजीत की पत्नी है, तो अजीत तो ये है, तो विनीता यहाँ पर माइनस कर दो क्योंकि ये फीमेल है। और जो विनीता है अजीत की पत्नी है, तो पति पत्नी आपस में ये हो गए, ये इनका पति हो जाएगा और ये इनकी पत्नी हो जाएगी। और ये इनकी संतान ए और वी दोनों की संतान क्या होगी, ये भाई जो ए का बेटा होगा वो वी का भी तो बेटा होगा, वी मतलब कि विनीता का। अब आगे देखो, अजय हर्ष का भाई है, इसका मतलब जो अजय है इसका भाई है, तो हर्ष ये है, अजय यहाँ पर ये लिखा है। देखो ए और ए दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहाँ पर अजीत और अजय दिया था, तो मैं अजीत को केवल ए लिखता हूँ और अजय को मैं अजय लिख दिया हूँ, ऐसे करके, ठीक है, समझ जाना आप लोग। ये दोनों आपस में भाई भाई, यानी कि ए और वी की दोनों संतानें हो गई, हर्ष और अजय। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। अजय और कविता की इकलौती पुत्री है, अजय की भी और कविता की भी। इसका मतलब क्या है कि कविता इसकी पत्नी होगी, ये तभी तो इन दोनों की बेटी होगी ना, कौन,
कविता, तो माफ़ कीजिएगा नेहा, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं नेहा को एन। देखो कह रहा है क्वेश्चन में विनीता का नेहा से क्या संबंध है। तो विनीता, देखो विनीता कौन है, इसके पिताजी के पिताजी हुए ना भाई। अजय और विनीता के संतान कौन है, हर्ष, अजय और यहाँ पर कविता, ये संतानें हैं ना इनकी तीनों। तो देखो इनके पिता का पिता है, तो इसका मतलब बोला जा रहा है विनीता का नेहा से क्या संबंध है। तो नेहा से क्या संबंध है, तो देखो नेहा संबंध का मतलब नेहा क्या बोलेगी, किसको, विनीता को। तो विनीता क्या बोलेगी कि मेरे पिताजी के ये क्या हैं, पिताजी की माँ है यानी कि विनीता। तो पिता की माँ लगेंगी, ऑप्शन नंबर इसका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 5 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच कितनी संख्याएं, हमें ये बताना है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। देखो तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 999। अब चूंकि 5 से विभाज्य होना चाहिए, तो 5 से इसका मतलब इसके लास्ट में 5 या 0 आना चाहिए। तो अगर मैं और छोटा करता हूँ तो 995 होगी अंतिम संख्या 3 अंक की जो 5 से विभाज्य होगी। और वहीं कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी मतलब 4 बार हमें 9 लिखना है, लेकिन 5 से विभाज्य होनी चाहिए, तो इसका मतलब लास्ट में 5 लिखेंगे, तो 9995 होना चाहिए ये संख्या है। दोनों के बीच का अंतर बताना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों के बीच पूछ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो इन दोनों के बीच का मतलब क्या हुआ कि इसको भी इन दोनों को आप हटा दोगे, 995 आप हटा दो तो 995, क्योंकि हमें ये 995 के पहले वाली कुछ नहीं लेना ना, 1 2 3 4 5 800 ऐसे कुछ नहीं लेना, तो ये हटा दो। तो 0 0 और 0 9 यानी कि 9000 आएगा। तो ये माफ़ करना क्योंकि अभी 9000 है, इसको सही नहीं करोगे। 9000 का मतलब है टोटल संख्या 9000 हैं, लेकिन उनमें से हमें केवल 5 से विभाज्य लेनी है, तो आप 5 से डिवाइड कर दो। तो 5 1 कम 5, 4 बता 5 8 40 और डबल 0 लगा दो, तो बस 1800 हो जाएगा। तो 1800 संख्याएं 9000 तक अगर हम लिखेंगे तो 18 संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से डिवाइड होंगी। तो ऑप्शन नंबर चौथा ही हमारा करेक्ट आंसर इसलिए हो भी जाएगा। PE11 QD2 RC9 और SP4 इक्वल, तो यहाँ पर क्या आएगा हमें ये बताना है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर देखो जो आ रहे हैं यहाँ पर ABCD में, तो देखो लेटर्स कौन कौन से, PQRS, तो आगे क्या आएगा, T आएगा स्टार्टिंग में। इस जगह पे लिख रहा हूँ यहाँ पर T। अब देखो T आ गया, अब यहाँ से देखो अगला वाला EDCB, अगर मैं उल्टा चलूँ तो BCDE, इसका मतलब B के पहले क्या रहा होगा, A, तो TA आ जाएगा। तो देखो TA ना इसमें है और ना ही इसमें, अब हमारे पास केवल 2 बचे TA वाले। अब हमें अंक भी देखना है, तो देखो यहाँ पर 11 2 9 4, इसका मतलब एक एक छोड़ के 11 में से 2 कम किया तो 9 आ गया, 9 में से 2 कम करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 2 में से 2 जोड़ा गया 4, फिर अगला इसके जो आएगा यहाँ पर आएगा 6, तो TA 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट आंसर लिखा हुआ है TA 7। तो साथियों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर सबसे पहले ही लिंक होगी जिस पर लिखा होगा अगला पार्ट, आगे लिंक होगी तो क्लिक करोगे तो इसके आगे वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों हमने बहुत सारे पार्ट्स करवा दिए हैं NTPC के जो पिछले बार पूछे गए थे, पूरा सोल्यूशन करवाया है, साथ ही चित्रों के माध्यम से भी समझाया है। और करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन अगर मिला है तो 2025 के हिसाब से हमने अपडेट करके बताया है, साथ ही साथ आपकी करंट अफेयर भी तैयार होती जाएगी। तो अगर आप उस सारे पार्ट्स को देख लेते हो क्रम से, यानी कि क्रम से इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि जैसे मान लो हमने 25 तक क्वेश्चन कराए, इसके आगे वाले क्वेश्चन अगले पार्ट में होंगे, फिर मान लो 50 तक करवाए, 50 के बाद 75, तो अगर आप ये पार्ट छोड़ दे रहे हो तो 25 तक देखोगे फिर 75 शुरू करोगे, तो ये तो मिस हो गए ना बीच वाले पार्ट। इसलिए क्रम से देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं कि सर हमने अब 5-5 वीडियो पर डे देखते हैं आपकी, कोई कहता है हम 7-7 वीडियो देखते हैं, 11-11 वीडियोज़ देखते हैं। तो आपके पास जितना भी टाइम है उस आधार से देखो, लेकिन आप क्रम से देखो, तभी आप सही तरीके से आप पढ़ पाओगे। भले ही आप 3-3 देखो वीडियोस, 5-5 देखो, जितना भी आपके पास टाइम है उस आधार से, और उनको तैयार भी करो। अगर कोई फार्मूला बताया जाता है तो भी उनको तैयार करो। साथ ही ग्रुप डी के देखते हुए हमने ग्रुप डी के बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं और अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। ग्रुप डी पिछला पेपर के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हो, और NTPC पिछला पेपर के नाम से उनको अलग कर दिया है। सारे पार्ट्स को हमने 1 2 3 करके सीरियल वाइज लगा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी पार्ट आप देख रहे हो, किसी भी पार्ट के अगला पार्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में देख लिया करो, पार्ट की लिंक दी होगी। जैसे मान लो अगर आप
70 पार्ट देख रहे हो तो 171 पार्ट की लिंक 70 के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में देखोगे 171 लिखा होगा, उस पर 171 वाले के डिस्क्रिप्शन में 172 की लिंक होगी। उसमें नंबर नहीं पड़ा होगा पार्ट नंबर इतना, उसमें लिखा होगा अगला पार्ट का मतलब 70 के बाद क्या आएगा 71, 71 के बाद ऐसे करके 72 है। इस प्रकार से आप देख पाओगे। या फिर आपको और आसान बनाने के लिए जितनी भी मैंने प्लेलिस्ट बताई है सभी की एक एक वीडियो की लिंक इसी वीडियो के नीचे लगा दूंगा। जिस वीडियो को आप नीचे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, सारे वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी एक एक वीडियोस की। अगर आप अच्छे से और तैयारी करना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लो, वहाँ सबसे आसान रहेगा। साथ ही जितने भी अब तक पेपर हुए हैं पिछले बार हमने एग्ज़ाम सेंटर पे जाके रिव्यू लिया है, अगर आप उस रिव्यू वीडियो को देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बना दिया है एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर किसी एक वीडियो की लिंक नीचे मिल जाएगी, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। साथियों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो जब भी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। तो अगले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।